तो इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जुड़े हुए हैं, साथ ही साध्वी विभानंद गिरी वो भी हमारे साथ जुड़ी। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। जैसा महंत नरेंद्र गिरी है, उन्हें ये कहा जाता था कि वो बहुत सोशल थे, कई मुद्दों पर बेबाक राय रखते थे, यहाँ तक कि कई ऐसे मुद्दे थे जो संत समाज से नहीं आते थे, पॉलिटिकल होते थे, उन पर भी वो बेबाक बोलते थे। आपको नहीं लगता कि वो कमी खलेगी संत समाज की अब एक बड़ी? कैसे जानते हैं आप उनको, किस तरीके से आप मतलब याद करते हैं? आपकी तो मुलाकात कई मर्तबा रही है उनसे। जी हाँ, मेरी कई कुंभ और सिंहस्थ में उनसे मुलाकात हुई है। मैं कई दफ़ा उनसे मिला हुआ हूँ। कई दफ़ा हमारे न्यूज़ नेशन के लाइव कार्यक्रमों में वो गेस्ट बनकर बैठे। खास तौर पर पालघर के टाइम उन्होंने अपनी आवाज़ काफ़ी उठाई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कई मुद्दे थे। धर्मांतरण के मुद्दे पर वो अपनी राय रखते थे। वो किस तरह से सनातन धर्म को मजबूत किया जाए, इस पर अपनी राय रखते थे। जनसंख्या नियंत्रण पे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी थी जब वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ पॉलिसीज और योजनाएं लेकर आने वाले थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साधु संतों में कौन फर्जी हैं, इनसे लोहा लेने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ था तो महंत नरेंद्र गिरी खड़े हुए थे। फर्जी महामंडलेश्वरों को पहचानना, आपको याद होगा उस वक्त आशाराम, राम रहीम, रामपाल, ये तमाम केस चल रहे थे। राधे माँ का भी मामला आया था। तब उन्होंने ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली थी जो सनातन धर्म से जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म के नाम का उपयोग करके अपने शिष्य बनाते हैं और पैसे ऐंठते हैं। ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट निकालने का काम महंत नरेंद्र गिरी ने किया था। बड़े मुखर थे राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर, और एक बार तो जब राम जन्मभूमि आंदोलन का मसला अटका हुआ था तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद तक को नासिक के अंदर खरी खोटी सुना दी थी। तो ऐसा बोलने वाला स्वामी, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति, साफ गोई से अपनी बात रखने वाला व्यक्ति और सबको साथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति बहुत ही कम मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं नवेद, बहुत छोटे में मैं अंत करूंगा। अखाड़ों के अंदर कौन पहले स्नान करेगा या वर्चस्व के लिए लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सब साधु होते हैं, सब कुछ दंड भी पेलते हैं, उनमें कुछ अस्त्र शस्त्र का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार तो कुंभ के अंदर खूनी संघर्ष भी देखा गया था। अखाड़ों में कौन पहले स्नान करेगा इसकी लड़ाई को लेकर कई बार अखाड़े आमने सामने होकर भिड़ भी गए। लेकिन जब से महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हर कुंभ, हर सिंहस्थ, हर अर्ध कुंभ बड़े सिस्टमेटिक ढंग से निपटा था। और ये बातें हम सब ने, आप और हम और ज्योति तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं इसके। ठीक है दीपक जी, आप बने रहिए। साध्वी विभानंद गिरी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि हिंदू धर्म गुरु है। साध्वी विभानंद जी, आपने दीपक जी को सुना, वो जिस तरह से याद कर रहे थे और अपनी बात प्रमुखता से कहने के लिए महंत नरेंद्र गिरी जाने जाते थे। आप आज उनको कैसे याद करेंगे? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी जी एक सच्चे वाक्पटुता और बड़े ही बेबाक, किसी भी बात को रखने के लिए बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे। वो डरते नहीं थे किसी से, बड़ा निडर थे। चाहे धर्म के विषय में बात करनी हो, चाहे वो पर्यावरण के विषय में लेकर बात करनी हो, चाहे वो सर्वधर्म समभाव के विषय में बात करनी हो, चाहे वो नारी शक्ति के विषय में बात करनी हो, चाहे वो किसी भी विषय पर बात करने के लिए जब आते थे तो बड़ी ही उनकी वाक्पटुता बड़ी तीखी होती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जैसी शख्सियत जो निष्कलंक हो, निश्चल हो, ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर ही नहीं सकता। कभी लाइफ में ऐसा सोच भी नहीं सकते। आज उनके जाने से धर्म का, सनातन धर्म का स्तंभ एक गिर गया। सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी थे नरेंद्र गिरी जी महाराज, क्योंकि सनातन धर्म के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर का वो भाग लेते थे। जिस समय उनको अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उसी समय सारे, उससे पहले कुछ अखाड़े आपस में थोड़ा अलग अलग थे, लेकिन जैसे उन्हें बनाया गया तो उनके बैठने से, उठने से, बोलने से सारी एक साथ, जैसे सारे अखाड़े एक साथ चलने को तैयार हो जाते थे। तो वो एक अद्भुत व्यक्तित्व था, और एक अद्भुत व्यक्तित्व जो धर्म के प्रति जीता था, धर्म में जीता था, धर्म के अनुसार चलते थे। ऐसे व्यक्ति को किसी का डर नहीं हो सकता। उनके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध थे, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो,
चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, अगर उनको इस तरह का कोई डर सता रहा था तो वो बुलाकर बात कर सकते थे, लेकिन ये एक आत्महत्या नहीं हो सकती है। सनातन धर्म सदैव नरेंद्र गिरी जी को याद करेंगे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में 4-5 चाहे नासिक का कुंभ हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, इलाहाबाद का कुंभ हो, बड़े ही शानदार तरीके से बिना किसी विवाद के बड़े आराम के साथ में उस कुंभ को उन्होंने बड़े ढंग से करवाया है। तो हमेशा नरेंद्र गिरी जी को साधु सन्यासी, चाहे महिला संत हो, सभी लोग। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने कभी उनको ज़्यादा किसी महिलाओं से मिलते जुलते नहीं देखा है। वो बड़े ही अलग तरह के पुरुष थे। वो अपना एक एक काम बड़ी बेबाकी के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ करते थे। और आज पूरे देश में एक शौक की लहर है, चाहे नरेंद्र गिरी जी महाराज के शिष्य समुदाय हो, चाहे अखाड़ा संप्रदाय हो, चाहे हम जितने भी सन्यासी हो, आज हमने अपने एक सनातन धर्म के एक स्तंभ को खो दिया है। बस उनकी आत्मा को मैं यही कहूँगी, भगवान भोलेनाथ, पारदेश्वर भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जी, शैलेश तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई संत समाज कल ये मांग उठा रहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सारी चीज़ें सामने रखी, जो जांच चल रही है वो उन्होंने बताई संत समाज को। क्या लगता है, अभी भी दरकार है सीबीआई जांच की, या आपको यकीन है जो होगा सच सामने आ जाएगा? देखिए, सच जब सामने आ जाएगा तो फिर सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना को पूरी तरह से सुलझाने में सक्षम है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस से यह घटना पूरी तरह से सुलझ नहीं पाता है, तभी सीबीआई जांच की मांग साधु संत तक उठाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वह सक्षम है कि इस घटना को पूरी तरह से सुलझा लेंगे। यह लेटर जब तक से पूरी तरह से पता नहीं चलेगा कि क्या उन्हीं के द्वारा लिखा गया था या पत्र, और पत्र का डेट पता चलना चाहिए, सिग्नेचर जो एक्सपर्ट है अगर उनके द्वारा यह पता हो जाए कि यह लेटर उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तब तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर पत्र उनके द्वारा नहीं लिखा गया है तब फिर सीबीआई जांच की मांग साधु संत समाज करेंगे, क्योंकि दुनिया के सामने सच सामने आना चाहिए कि क्या उनके साथ हत्या हुई है साजिश के तहत, या उनको कैसे उकसाया गया ताकि उन्होंने आत्महत्या किया। जी दीपक सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आएगी, वक्त लगेगा, हालांकि सीलबंद रिपोर्ट बनाई गई है। आपको लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो हम उठा रहे थे कल से लगातार? क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी है जो मिसिंग है, वो लिंक जुड़ नहीं पा रहे। तो क्या इससे क्लियर हो पाएगा या और इंतजार करना पड़ेगा? हालांकि मैं जोड़ना चाहती हूँ, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट दीपक जी आ चुकी है, दम घुटने से मौत हुई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट यही है कि दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन ज्योति यहाँ पर देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि दम अगर घुटा है तो किन परिस्थितियों में घुटा है। रस्सी आगे से पीछे की तरफ गई है, पीछे से आगे की तरफ गई है, जो लार निकली होगी प्राण निकलते हुए, जो जीभ बाहर आई होगी, उसकी पोजीशन किस तरह से है। तो यहाँ पर बड़े फाइन डिटेल्स देखे जाते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर, और हर चीज़ों का मिलान किया जाता है, क्योंकि इन तमाम बातों को कोर्ट के अंदर प्रूव करना है। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, ये पूरी रिपोर्ट बनेगी, इस पूरी रिपोर्ट को कंपाइल किया जाएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कंपाइल होगी, इसके बाद जो है वो आईओ के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भेजेगा, फोरेंसिक की एक्सपर्ट आएगी, उसके आधार पर जितने बयान लिए गए हैं उनकी विवेचना होगी, और जो फाइनल अंतिम रिपोर्ट है, मेरी जानकारी के मुताबिक जो आईओ है उसे कहा गया है कि पुलिस हेडक्वार्टर को वो सबमिट करी जाए। पुलिस हेडक्वार्टर उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी को बताएगा, उनको ब्रीफ करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पर्सनली इस पूरे केस पर निगाह रख रहे हैं। और जब योगी आदित्यनाथ सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये जांच ठीक है, जांच के अंदर कोई भी लूज एंड नहीं है, तब पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेगी। जहां तक मेरी जानकारी है, पुलिस का ये मानना है अभी तक
कल शाम तक, क्योंकि शायद तब तक, मुझे जानकारी में नहीं है, शायद तब तक उनके पास फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई हो, आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। तो अभी तक पुलिस का यह मानना है कि आत्महत्या का ओपन एंड शट केस दिखाई देता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा अगर पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि ये ओपन एंड शट केस है। क्योंकि हम जिन चीजों पर विश्लेषण कर रहे हैं या जिन चीजों पर तथ्य रख रहे हैं जो हमारे सामने है, और हम मिसिंग लिंक उठा रहे हैं कि बार बार ये सारे मिसिंग लिंक हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन मिसिंग लिंक्स के बारे में पुलिस के पास पूरे जवाब हो। जैसे 25 लाख किसको दिए, किस आधार पर दिए, क्यों दिए, तो हो सकता है पुलिस के पास इन तमाम बातों के जवाब हो। और आनंद गिरी का जो रोल जो बता रहे हैं महाराज जी उसके अंदर की एक महिला के साथ मेरी फोटो मुआफ की जा रही हो, उसके बारे में भी पुलिस के पास जानकारी हो, वो महिला कौन है, किसका फोटो इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके बारे में भी पुलिस के पास जानकारी हो। तो अभी ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस इन तमाम मामलों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और मैंने बताया कि अंततः सबसे पहले पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ करेगी, क्योंकि सरकार के प्रमुख के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ करना बनता है, और उसके बाद पुलिस इस पूरी रहस्यमय जो मौत हुई है उसका खुलासा करेगी।